स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान। उसमें आपका पार्ट 14 है, भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग 2। अब यहाँ पर भूपृष्ठ भाग 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका भूपृष्ठ भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसका 13th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। उसके अंदर कि हमारी क्या स्थान कैसा था, आकार कैसा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसका भाग 2। पृथ्वी पर स्थित अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले भूभाग की विषमताओं को भूपृष्ठ कहते हैं। अब ये बोल रहे भूपृष्ठ मतलब भूमि का पृष्ठ। क्या होता है कि पृथ्वी पर स्थित अनियमित कभी उबड़ा है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचाई पर है, कहीं समतल है, ऐसे। और ऊर्ध्व आकार वाले अलग अलग आकार वाली क्या होती है? विषमताएं होती है, जिसमें पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि का समावेश होता है। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पर्वत है, ये सारे पठारी प्रदेश है, ये नदियाँ है। ठीक है, ये बेसिन नदी और ये सब क्या है, उन सब का उसके अंदर समावेश होता है। तो देखो ये भूपृष्ठ का स्वरूप है, कहीं ऊंचा, कहीं समतल, है ना, कहीं पठारी प्रदेश। फिर यही सब क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे? प्रायद्वीप हो जाएंगे, सागर, महासागर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उसके अंदर भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। देखो प्राकृतिक मतलब प्रकृति वाले, विभागों में बांटा है। जैसे पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार। तो जो आपको अभी ऐसे बताए थे, ये जो प्रायद्वीप होते हैं, जैसे ये लक्षद्वीप है, ये प्रायद्वीप है। तटीय मैदान, समुद्री मैदान जो होते हैं, और द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप है। ठीक है, और पठारी प्रायद्वीप, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर प्रायद्वीप जो समुद्र के आसपास हमको दिखाई देते हैं। फिर लक्षद्वीप वगैरह के ये द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब। तो इन कितने 5 भागों के अंदर क्या करा है, इनको बांटा है। जैसे आपको यहाँ पर नक्शे में दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है ऊंचाई, जैसे 1200 से अधिक है तो यहाँ देखो ये जो है ये सब पठारी प्रदेश आते हैं। फिर 600 से 1200 उसके नीचे वाला, 300 से 600 मीटर तो ये वाले आ जाएंगे। और सबसे ऊपर हमारी क्या हो जाएगी? पर्वत श्रेणियाँ मतलब बहुत सारे पर्वत। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो पहला आपका है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत का यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है। अब ये क्या बोल रही है? भारत का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है, जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। देखो ये उत्तर से पश्चिम पूर्व दिशा में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर से पश्चिम और पूर्व दिशा के अंदर फैला हुआ कितना? 2400 किलोमीटर। और हम इसको क्या बोलते हैं? हिमालय, है ना, हिमालय की पर्वत श्रेणी। तो उसको क्या नाम दिया गया? हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वह चाप आकार वाला है। कैसे चाप आकार दिख रहा है आपको? ऐसे देखो, ये ऐसे करके पूरा ऐसा, तो ये हमारे से गणित में एक चाप बन जाता है। वैसे चाप आकार का हमको क्या दिखाई देती है? ये पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती है। उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच घटती रहती है। अब देखो लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों का समूह है। देखो अगर एक पर्वत है तो हम उसको एक पर्वत ही बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? पर्वत श्रेणी। मतलब एक पर्वत न होकर हिमालय पर क्या है? बहुत सारे पर्वत है, उनके समूह हैं। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचता है। देखो पश्चिम में क्या है हमारा? यहाँ पर अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से लेकर अभी जैसे पाकिस्तान का जो यहाँ पर अफगानिस्तान है, पश्चिम में जो अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वहाँ से वो क्या होती है? शुरू होती है पश्चिम में। और पाकिस्तान के नीचे अफगानिस्तान से वो शुरू होकर बढ़ती बढ़ती कहाँ आती है? भारत के अंदर, नेपाल के अंदर। इधर क्या है? नेपाल है, भूटान है। ठीक है, यहाँ से होती कहाँ आती है? वो पर्वतमालाएं म्यांमार तक पहुँचती है। उत्तर में उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है। और उत्तर में क्या है? तिब्बत तक। देखो ये उत्तर है, उत्तर में वो कहाँ तक फैली हुई है पर्वत श्रृंखला? तिब्बत तक।
उत्तर में इसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है। वह मध्य एशिया की पामीर की गांठ नाम से पहचानी जाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो एशिया के पामीर की गांठ के नाम से जाने जाने वाला जो एक पर्वत श्रेणी है उसी का एक भाग है। समग्र हिमालय पर्वत श्रेणी के मुख्य दो भाग है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, समग्र मतलब पूरी जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है उसके दो भाग है। एक तो है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी हिमालय। एक तो उत्तर का और एक कौन सी दिशा का, पूर्व दिशा का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश में एक दूसरे के समांतर 3 गिरमालाएं हैं। इसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी वृहद हिमालय कहलाता है। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, जो उत्तर का हिमालय पर्वत है, ये देखो ये जो हिमालय पर्वत है उत्तर का, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, फिर पूर्व की तरफ बात करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर के पर्वतीय हिमालय की। तो उसका जो सबसे ऊंचा भाग है वृहद, सबसे ऊंचा, उसको हम क्या कहते हैं, हिमालय। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसमें 40 से अधिक शिखर है। अब क्या बोल रहे हैं, कितने शिखर है, 40 से अधिक, ऐसे जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। अब उस हिमालय के अंदर ऐसे ऊंचे शिखर है, जैसे आपने देखा है ना माउंट मैकरू शिखर, वो शिखर कहलाते हैं। उनकी ऊंचाई क्या है, 7000 मीटर से अधिक। उसमें सबसे प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट है। सबसे बहुत प्रसिद्ध कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। वो जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई क्या है, 8848 मीटर। यह नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है, नेपाल और चीन की सीमा पर। देखो ये जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नेपाल आता है और ये क्या है, चीन। इन दोनों की सीमा पर क्या है हमारा, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इसे तिब्बत का सागर माथा भी कहा जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो माउंट एवरेस्ट है उसको तिब्बत का क्या कहा जाता है, सागर माथा। ये पूछ सकते हैं सागर माथा किसके लिए उपयोग में किया गया है, तो जो हमारे माउंट एवरेस्ट है उसको तिब्बत का। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गोडविन, ऑस्टिन अथवा K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और वह भारत का सर्वोच्च शिखर है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो K2 या क्या है आपका गॉडविन ऑस्टिन, वो क्या है, जो भारत का सर्वोच्च शिखर है, उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। वह भारत का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की 3 स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। इनमें से वृहद हिमालय में जेलापला, नाथुला, शिल्पिला वगैरह ऊंचे पर्वतीय दर्रे भी है। दर्रे मतलब 2 पर्वतों के बीच में जो दरार पड़ती है, दर्रे। पवित्र तीर्थस्थल माने जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर भी इस पर्वत श्रेणी में आता है। मानसरोवर नाम सुना है ना, ये क्या है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बता रखी है शिखरों के नाम और उसके आगे क्या बता रखा है, उनकी ऊंचाई। वृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी भी बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है। उसके मध्य में हिमालय या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी कहते हैं। देखो अब मध्य में, वृहद से थोड़ा नीचे बीच के अंदर क्या आ जाता है हमारा, लघु हिमालय। इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल, महाभारत, नाग डिब्बा आदि श्रेणियां इसी क्षेत्र में आती है। मध्यम ऊंचाई वाले इन श्रेणी में खोरी के स्थल गिरी केंद्र, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हुए। देखो ये सारे कहाँ आते हैं, ये जगह बहुत अच्छी है ना, जैसे शिमला, मैसूरी, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ आते हैं, हमारे लघु हिमालय के अंदर। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी यहाँ पर है। कुल्लू, कांगड़ा तथा कश्मीरी क्षेत्र के अत्यंत रमणीय प्राकृतिक घाटियां, जैसे कश्मीर भी बहुत अच्छी लगती है, कहाँ आती है, जो वृहद पर्वत श्रेणी थी उससे नीचे की ओर। तीसरी पर्वत श्रेणी अत्यंत दक्षिण में है। अब ये क्या बोल रहे हैं, दक्षिण में, ऊपर से फिर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। शिवालिक बाह्य हिमालय के नाम से जानी जाती है। पहले कौन से हिमालय के नाम से जानी जाती थी, वृहद, दूसरा मध्य या लघु और तीसरा हमारा क्या है, बाह्य।
इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होती है। इन पर्वत श्रेणियों में कुछ विशिष्ट घाटियों की रचना हुई है जो कंकड़ पत्थर, मोटी परत वाली काप मिट्टी से ढकी हुई। अब ये देखो नीचे जैसे जैसे आप देखते हो ना, पर्वत से हम नीचे नीचे आते जाते तो हमको क्या दिखाई देने लगते हैं? मैदान, वहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं सब, जैसे कि देहरादून, पाटलिपुत्र, कौथरी दून आदि। ये सब क्या है? हमारे तृतीय पर्वत श्रेणी के। तो आपको समझ में आया, उत्तर का हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। फिर है आपका पूर्वी हिमालय। हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वत श्रेणियां कम ऊंचाई वाली होती है। इनमें कुछ श्रेणियां पहाड़ी के रूप में जानी जाती है, हिल्स के रूप में। हिल स्टेशन आप समझते हो ना, वैसा। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियां छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली होती है। उसमें पतकोई अरुणाचल में, नागालैंड में और लुसाई मिजोरम में स्थित है। ये पहाड़ियों के नाम हैं। ये पहाड़ियाँ भारत की पूर्वी सरहद के निकट है। पूर्वी सरहद मतलब जो हमारी सीमा है उसके पास में। इनका म्यांमार में स्थित अराकायनोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गोरा, खासी और जेतिया पहाड़ियाँ मेघालय में आई हुई है। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण बहुत अधिक है। क्या बोल रहे हैं? बहुत अधिक है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल है। जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ सड़क मार्ग व रेल मार्ग का विकास एकदम कम हुआ। अब ये क्या बोल रहे हैं? पहाड़ी क्षेत्र है, मेघालय के अंदर आया हुआ, और यहाँ पर क्या होती है? वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। तो आपको पता है कि मेघालय में है ना वर्षा बहुत अधिक होती है, चेरापूंजी, मेघालय और इन सब में। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर क्या होते हैं? अत्यंत घने जंगल होंगे। तो उनके कारण क्या हुआ है? वहाँ पर सड़क मार्ग और जो रेल मार्ग है वो एकदम कम हुआ है। तो ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा जो प्राकृतिक विभाग था, उत्तर का विशाल मैदान। अभी तक हमने पर्वत देखे, अब हम पढ़ते हैं मैदान। मैदान आप सबने देखे ही हैं। उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश का स्थान भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच होता है। ठीक है, पर्वत और जो पठारी प्रदेश है उसके मध्य में। इस मैदान की रचना हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुई है। अब हम मिट्टी के प्रकार भी पढ़ेंगे आगे, कौन कौन से मिट्टी के प्रकार होते हैं। आप यहाँ पर खाली देखिए कि जो नदियाँ थी वो अपने साथ क्या लाने लगी? काप की मिट्टी। उससे क्या हुआ? विशाल मैदान का निर्माण हुआ। कौन कौन सी नदियाँ थी जो हिमालय से निकलती है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। इस मैदान में कुछ भाग लगभग 50 मीटर मोटे काप मिट्टी के परत से बने। अब वो मिट्टी देखो, आप देखते हो ना कि बारिश अपने साथ मिट्टी लाती है, तो यदि वो एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती तो उसके ऊपर एक परत, दूसरी परत, तो वैसे इन मैदानों में क्या है? 50 मीटर मोटी काप की मिट्टी की परत है। यह मैदान उत्तर भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है। यह उत्तर भारत के क्या है? बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए इसे उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश कहते हैं। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। देखो ये भी कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर लंबा है। नदियों द्वारा निर्मित विश्व में सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना की जाती है। अब ये क्या बोल रहे हैं? नदियों द्वारा निर्मित, हमने देखा था सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित हो रहे, तो नदियों से निर्मित होने के कारण ये विश्व में सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक संकरा है। संकरा मतलब कम चौड़ाई का। पूर्व के अंदर उसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन जो पश्चिम भाग है उसमें इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। यह मैदान लगभग समतल है। क्या है? यह मैदान समतल, उबड़ खाबड़ नहीं। ये मैदान कैसे है? समतल। उसके किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं? समुद्र से जो उसकी ऊंचाई है वो 180 मीटर से अधिक नहीं है, इसलिए ये क्या है? समतल है। यहाँ पर कोई भी पर्वत या कुछ नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान सकरा है, और जैसे जैसे हम नीचे की साइड आते हैं तो जहाँ दिल्ली है, दिल्ली में ये मैदान कैसे है? कम चौड़ाई वाला है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है। अब ये क्या बोल रहे हैं? यह जो दिल्ली के पश्चिम के अंदर तो क्या है? सतलुज, और पूर्व में गंगा का मैदान है, मतलब गंगा नदी से और सतलुज नदी से बने हुए मैदान। इसलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को क्या कहा जाता है? गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये काप की मिट्टी, और काप की मिट्टी फसलों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है।
दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इसी प्रदेश में आते हैं। कौन से प्रदेश के अंदर? गंगा के मैदान के प्रवेश द्वार जो दिल्ली है उसके आसपास। सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियां, अब सिंधु नदी है, उनकी और सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती है। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहकर तेजी से मुड़कर दक्षिण तरफ बहकर अरब सागर में मिलती है। आपने देखा ना, अरब सागर नीचे होता है, तो वो क्या करती है? उत्तर से बहकर कहाँ आती है? दक्षिण की ओर, और कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो दो नदियां हैं उनके बीच में जो भूमि होती है, मतलब जो दो नदियां आती है उसके बीच में जो भूमि का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब। इस तरह 5 नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंज प्लस आब। क्यों? अगर 2 नदी है तो 2 आब, अगर 3 नदी है तो 3 आब, अगर 5 है तो पंजाब कहते हैं। इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। और क्या बोल रहे हैं? जो 5 नदियों द्वारा निर्मित ये जो मैदान है उसका एक बहुत बड़ा भाग किसके पास है? पाकिस्तान में। भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को 4 विभागों में विभाजित किया गया। अब ये क्या बोल रहे हैं? 4 भागों में बांटा गया भूपृष्ठ की दृष्टि से। तो देखो, एक तो भाबर, तराई, बांगर और खादर। क्या क्या नाम दिए गए? भाबर, तराई, बांगर और खादर। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकड़ पत्थर की पट्टी नदी के प्रवाह में समांतर फैली है। यह पट्टी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसे भाभर कहते हैं। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो शिवालिक की तलहटी है वहाँ पर ये कंकड़ पत्थर की एक परत है, और ये क्या है? पूरी नदी में एक समांतर फैली हुई है। और कितने किलोमीटर चौड़ी है? 8 से 16 किलोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं? भाभर, जहाँ कंकड़ पत्थर की पट्टियाँ हो। भाबर के बाद तराई का प्रदेश आता है जो अधिक नमी और दलदल वाला होता है। दलदल आपको पता है ना, दलदल में पाँव फंस जाते हैं हमारे, जहाँ कीचड़ और ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, हम वो क्या बोलते हैं? उनको तराई प्रदेश। यहाँ घने वन और विविध वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। तराई प्रदेश के अंदर हमको क्या है? विविध वन्य प्राणी और घने वन देखने को मिलते हैं। मैदानों के पुराने काप को बांगर कहते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो पुराने काप की जो मिट्टी होती है जो पहले आ रखी है हम उसको क्या बोलते हैं? बांगर। काप के लगातार होने वाले जमाव के कारण सोपान आकार जैसा बन जाता है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा हो जाता है। वो क्या होता है? बाढ़ के मैदान से ऊंचा हो जाता है और क्या होता है? सोपान के आकार का बन जाता है। बाढ़ के मैदानों का नया आकार खादर के नाम से जाना जाता है। और बाढ़ आने पर जो मिट्टी आती है और वहाँ पर जो अगर क्या हो जाता है? नया मैदान बनता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया चारों कौन कौन से होते हैं। तीसरा फिर आपका आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश क्या होते हैं? भारत का यह सबसे प्राचीन भाग है। देखो, अब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को क्या बोल रहे हैं कि ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। देखो, प्रायद्वीपीय प्रदेश हमने देखा था ना, उल्टा त्रिभुज, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसा जो भारत के नीचे वाला हिस्सा है वो उल्टे त्रिभुज की आकृति का है। उसकी औसत लंबाई 600 से 900 मीटर है। अब इसकी लंबाई कितनी है हमारी? उसकी ऊंचाई हमारी कितनी है? 600 से 900 मीटर। इस प्रदेश के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। अब ये क्या बोल रहा है? उत्तरी भाग का, उत्तर के भाग का ढाल कहाँ से? उत्तर से पूर्व की ओर, जो चंबल, सोन और दामोदर नदी के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है। कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में? चंबल, सोन और दक्षिण पूर्व की ओर होता है। और दक्षिण भाग का ढाल कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व की ओर। इस प्रदेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण में कहाँ है? दक्षिण में, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। देखो, अब ये जो है ना पठारी प्रदेश, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? दक्षिण की ओर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण का पठारी प्रदेश। इन पठारी प्रदेशों के तीनों और समुद्र आया, हमने देखा है ना, जैसे अरब सागर और ये सब क्या है? समुद्र है। उसे प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं, इसीलिए उसके नाम क्या रखा गया है? प्रायद्वीपीय प्रदेश।
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को 2 उपविभाग में बांटा गया। विभाग जो उसको और अगर बांटा जाता है तो हम उसको उपविभाग कहते हैं। एक तो है मालवा का पठारी प्रदेश और दूसरा है दक्कन का पठारी प्रदेश। तो पहला हम पढ़ते हैं मालवा का पठारी प्रदेश। मालवा के पठारी प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अब कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? अरावली। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। आपको ये याद रखना है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हमारे विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो मोड़दार पर्वत है। मोड़दार मतलब मुड़ा हुआ। माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरि केंद्र है। देखो माउंट आबू क्या है? इस पर्वत श्रेणी में स्थित एक गिरि केंद्र है। वह सुंदर व रमणीय बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले बताया था शिखर के बारे में। गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर, मैंने शिखर में आपको उसका एग्जाम्पल बताया था। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है? माउंट आबू में इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली, अब देखो विंध्याचल एक जगह है, वहां से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियां उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी के अंदर मिलती है तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर से जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। अब देखो जैसे नदी आपको पता है ना, जिस तरफ ढाल होता है उसी तरफ बहती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रही है? उत्तर की ओर बहकर गंगा यमुना में मिल रही है। तो इसका ढाल किस तरफ है? हमारा उत्तर की ओर। मध्यवर्ती पठारी भूमि में इस उत्तर पूर्व भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। अब ये क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड एक जगह। इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। मध्यवर्ती पठारी भूमि मतलब बीच के अंदर जो पठारी भूमि है वो उत्तर पूर्वी भाग को क्या नाम दिया गया? बुंदेलखंड। इसके अतिरिक्त लूणी और बनास नदियां उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कौन कौन सी? लूणी और बनास नदियां। ये नदियां कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। कच्छ का रेगिस्तान पता है ना, सफेद रण जिसे कहते हैं, वहां पर लुप्त हो जाती है। जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की घाटी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम तरफ है। राजमहल की पहाड़ियों तथा शिलोंग का पहाड़ी प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश का ही एक भाग है। अब राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलोंग की जो है वो कहाँ का एक भाग है? छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी मालवा। अब हम पढ़ेंगे दक्कन का पठारी प्रदेश। मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव तथा मैकेल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग मुख्य रूप से लावा में निक्षेप से निर्मित है। लावा मतलब ज्वालामुखी फटने के बाद जो निकलता है उससे बना हुआ पठारी प्रदेश है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिम घाट द्वारा निर्धारित होती है। पश्चिम का जो घाट होता है उससे निर्धारित की जाती है, जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त है। अरब सागर हमने देखा था अभी आगे नक्शे में, तो उसके आसपास की दिशा में व्याप्त है। उसके अनेक स्थानीय नाम है। अब यहाँ पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री कहते हैं। तमिलनाडु में उसे नीलगिरी के नाम से पहचाना जाता है और केरल तमिलनाडु की सीमा पर उसे अनमलाई और कारण्यमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसे? दक्कन की पहाड़ी प्रदेश को। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग प्रमाण में अधिक ऊंचा है। अब दक्कन की पहाड़ी प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। यद्यपि कुछ स्थानों पर वे एकाएक अधिक ऊंचाई वाले भी हो सकते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं 900 मीटर से अधिक है, वे इस पहाड़ी प्रदेश की सीमा बनाते। देखो अब 900 से जो अधिक है वो क्या करते हैं? ये जो दक्कन की पहाड़ी प्रदेश है उसकी सीमा बनाते चारों तरफ। इसे पूर्वी घाट कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? पूर्वी घाट। इस विस्तार का सामान्य ढाल पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। देखो ऊपर कैसा था? मालवा का उत्तर पूर्व, और इसमें क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर है।
जिसे नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर भी जाना जाता है। नर्मदा तथा तापी, अब इसमें कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की ओर बहती है को छोड़कर दक्कन के पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो, नर्मदा और तापी नदी, ये दो नदी पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो दक्कन पठार के अंदर दूसरी और नदी है वो कहाँ होती है? पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? 3 प्राकृतिक भूभाग के बारे में पढ़ा। अब हम अगली वीडियो के अंदर जो इसके 2 भूभाग है, चट्टान और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।